हाय गाइस, वेलकम बैक टू राइट अकेडमी क्लासेस। मैं हूं रमेश कुमार और हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट। हमने फर्स्ट में देखा था पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना। ओके, सेकेंड भाग में देखेंगे भूपर्पटी के पदार्थ, या सिंपल सा कहें हम लोग देखेंगे रॉक यानी चट्टान। ओके, तो चट्टान क्या होते हैं और चट्टान के प्रकार तो डीपली इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आग्नेय, अवसादी, ओके, और तीसरी कौन सी, रूपांतरित। इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, और प्लस इन कौन कौन सी चट्टानें इनके तहत आती हैं। ओके, इस वाले को मैंने आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि भूपर्पटी के पदार्थ, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आपको सिंपल ये याद रखना है कि जिन पदार्थों से भूपर्पटी बनी होती है उन्हें सेल कहते हैं। ओके, सेलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे सेलें ग्रेनाइट की तरह कठोर, चीका मिट्टी की तरह मुलायम अथवा बजरी के समान बिखरी होती हैं। सिंपल से कह सकते हैं कि रॉक्स आर जनरली अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। ओके, तो जो रॉक्स हैं इट इज अ मिक्सर ऑफ, ठीक है, 2 और मोर मिनरल्स। 2 या 2 से अधिक खनिजों का क्या है ये, ठीक है, मिक्सर है रॉक, चट्टान। यदि चट्टान के हम लोग सबसे देखें कि सेलों के प्रकार या चट्टान के प्रकार, टाइप्स ऑफ रॉक्स। ओके, तो ये 3 प्रकार के हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, ये तीनों आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ओके, तो सबसे पहले कौन सा, अगर देखें निर्माण की क्रिया की दृष्टि से सेलों को 3 वर्ग होते हैं। एक कौन सा, आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा रूपांतरित। ओके, इसे इग्नियस कहते हैं। ठीक है, ये वाली अवसादी को सेडिमेंट्री, ओके, एंड दिस इज अ मेटामॉर्फिक। तो 1 बाय 1 हमने कवर करते हैं। आग्नेय सेल सबसे देखते हैं। आग्नेय, जैसे मैंने इसे क्या कहते हैं, इग्नियस। ओके, इग्नियस अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है। इग्निस का अर्थ अग्नि से है। क्या इसका अर्थ क्या होता है, फायर यानी अग्नि। ओके, इससे इन सेलों की उत्पत्ति स्पष्ट होती है, अर्थात वह सेल जिनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है, ऐसी चट्टानें जिनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, अग्नि से हुई है, उन्हें आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेलें अति तप्त चट्टानी तरल पदार्थ, जिसे मैग्मा कहते हैं, ज्वालामुखी हम देखेंगे इसे, के ठंडे होकर जमने से बनती हैं। भूगर्भ में मैग्मा के बनने की निश्चित गहराई की हमें जानकारी नहीं है। यह संभवतः विभिन्न गहराइयों पर बनता है जो 40 किलोमीटर से अधिक नहीं होती हैं। सेलों के पिघलने से आयतन में वृद्धि होती है, जिसके कारण भूपर्पटी टूटती है तथा उसमें दरारें पड़ती हैं। इन खुले छिद्रों या मुखों के सहारे ऊपर से पड़ने वाले दबाव में कमी आती है, इससे मैग्मा बाहर निकलता है। अगर ऐसा ना हो तो ऊपर से पड़ने वाला अत्यधिक दाब मैग्मा को बाहर जाने नहीं देगा। ओके, जब मैग्मा धरातल पर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं। यानी कि जैसे अगर हम देखें, ये सतह है, इसके नीचे से जब इसे वेंट कहते हैं, ज्वालामुखी हम लोग देखेंगे तो पाइप बनता है, इससे जो अंदर रहता है पदार्थ उसे कहते हैं मैग्मा। ओके, और यही जब बाहर आ जाता है, सतह पे आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, लावा। ओके, तो पिघला हुआ मैग्मा भूगर्भ या पृथ्वी की सतह पर जब ठंडा होकर ठोस रूप धारण करता है तो उसे आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। ये वाला आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। पृथ्वी की प्रारंभिक भूपर्पटी आग्नेय सेलों से बनी है, अतः अन्य सभी सेलों का निर्माण आग्नेय सेलों से ही हुआ है। इसी कारण आग्नेय सेलों को जनक या मूल सेल भी कहते हैं। भूगर्भ के सबसे ऊपरी 16 किलोमीटर की मोटाई में आग्नेय सेलों का लगभग 95% है। आग्नेय सेल सामान्यतः कठोर, भारी, विशालकाय और रवेदार होती हैं। क्रिस्टल में होती हैं क्योंकि ये गर्म पदार्थ के ठंडे होने से बनती हैं। निर्माण स्थल के आधार पर आग्नेय सेलों को 2 भागों में बांटा गया, एक तो बाह्य या बहिर्वेदी और दूसरी आंतरिक या अंतर्वेदी। ओके, तो एक को कहते हैं एक्सट्रूसिव, दूसरे को इंट्रूसिव। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा, बाह्य आग्नेय चट्टान।
एक्सट्रूसिव वाली, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ओके, यानी कह सकते हैं कि जब लावा जो बाहर आ रहा सतह से, ये ब्रेक करते हुए, ये मान लीजिए सतह, तो अगर ये अंदर ही जम गया तो ये कौन सा होगा, आंतरिक या अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। बाहर आके ठंडा हो रहा है तो कौन सा होगा, ठीक है, बाह्य या बहिर्वेदी, एक्सट्रूसिव। ओके, धरातल पर लावा के ठंडा होकर जमने से बनती हैं, मैंने कहा ना कि धरातल पर जब ये जमेगा तब कौन सी बनेगी, बाह्य आग्नेय चट्टान। इन सेलों की रचना में लावा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ओके, लावा के जल्दी ठंडा होने से इनमें छोटे आकार के रवे बनते हैं, यानी बहुत फास्ट लावा, क्योंकि बाह्य कारक होते हैं। बाह्य कारक बहुत सारे हैं, जैसे आप कह सकते हैं हवा, ठीक है, जल, ये जो बाह्य कारक हैं इसको ठंडा होने में शीघ्र ठंडा कर देते हैं। ओके, इसलिए इसमें कैसे रवे बनते हैं, छोटे रवे, यानी क्रिस्टल का साइज जो है वह बहुत ही छोटा होता है। कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ कूलिंग यानी ठंडा होने का, इसका जस्ट अपोजिट रिलेशन होता है, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन होता है किससे, क्रिस्टल, साइज ऑफ क्रिस्टल से। ये याद रखिए, यदि जो ठंडे होने की दर अधिक होगी तो क्रिस्टल का साइज कैसा होगा, छोटा। ठीक है, इन्हें ज्वालामुखी सेल भी कहते हैं। गैब्रो और बसाल्ट बाह्य आग्नेय सेलों के समान उदाहरण हैं। तो कौन से हैं, गैब्रो और बसाल्ट, ये याद रखिएगा। ये सेलें ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत के दक्कन के पठार की रेगुर अथवा काली मिट्टी लावा से बनी है, अर्थात बसाल्ट चट्टान से बनी हुई है। ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काली मिट्टी किससे बनती है, बसाल्ट चट्टान से। दूसरा देखें, आंतरिक आग्नेय सेलों की रचना मैग्मा के धरातल के नीचे जमने से होती है। अगर ये अंदर ही जम गया यहाँ पे, ओके, तो कौन सी बनेगी आपकी, आंतरिक आग्नेय, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ओके, धरातल के नीचे मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ बाह्य कारक वर्क नहीं करते हैं। इसका अर्थ है ये रेट ऑफ कूलिंग क्या है, स्लो होगी, तो साइज ऑफ क्रिस्टल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, अतः इन सेलों में बड़े आकार के रवे बनते हैं, तो साइज ऑफ क्रिस्टल क्या होता है, अधिक होता है। अधिक गहराई में पानी जाने वाली आंतरिक सेलों को पाताली या आग्नेय सेल कहते हैं। जो बहुत अधिक गहराई में होती है उन्हें कौन से कहते हैं, आंतरिक सेलों को पातालीय आग्नेय सेल कहते हैं। ग्रेनाइट और डोलेराइट आंतरिक आग्नेय सेलों के उदाहरण हैं। उसमें देखा था हमने गैब्रो और बसाल्ट, इसमें कौन सी हैं, ग्रेनाइट और डोलेराइट। दक्कन पठार और हिमालय क्षेत्र में ग्रेनाइट सेलों के विस्तृत भूखंड देखे जा सकते हैं। आंतरिक आग्नेय सेलों की आकृति कई प्रकार की होती हैं। ओके, ये देखिए, जैसे इसमें दे रखा है, ये जब क्रेटर से बाहर निकला, ये लावा यदि यहाँ जमा हुआ, ये वाला जो जमा हुआ है, ओके, ये कौन सा होगा, बाह्य आग्नेय चट्टान। जबकि यहाँ अगर जमा हो गया ये वाला, ठीक है, तो ये आंतरिक आग्नेय सेल ही बने। और अगर बहुत नीचे होता है तो उसे कहते हैं पाताली आग्नेय सेल। ओके, भूपर्पटी में मैग्मा के ठंडे होने पर विभिन्न आकृतियों में आग्नेय सेल बनती हैं। ये आकृतियाँ सेलों में प्राप्त स्थान और मैग्मा के दबाव पर निर्भर करती हैं। उनमें से प्रमुख है बैथोलेथ, सेल डाइक, इसके उदाहरण हैं। ये जैसे यहाँ सेल लिखा हुआ है ना, बैथोलेथ, डाइक। बैथोलिथ बड़े आंतरिक आग्नेय चट्टानी पिंड हैं। इनका आकार कुछ 100 किलोमीटर से हजारों किलोमीटर तक होता है। यह विश्व के बड़े पर्वत समूह के स्थल क्रूड हैं। लाखों वर्षों के अपर्दन कारण कभी कभी उनकी आसमान गुंबदनुमा छत धरातल पर दिखाई देने लगती है। पूर्ववर्ती सेलों के बीच मैग्मा के समानांतर तहों के रूप में जमने के स्वरूप सिल कहते हैं ना, सिल, जैसे यहाँ पे ये जम गया तो ये सिल कहलाता है। ओके, डाइक सेलों के बीच मैग्मा का लंबवत जमाव है। ओके, ये वाला, इनकी लंबाई कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर, चौड़ाई कुछ 1 सेंटीमीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। रासायनिक गुणों के आधार पर आग्नेय सेलों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक अम्लीय और दूसरा क्षारीय सेल। ओके, ये क्रमशः अम्लीय और क्षारीय लावा के जमने से बनती हैं।
अम्लीय आग्नेय सेलों में जिनकी सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है उन्हें अम्लीय आग्नेय सेल भी कहते हैं। इनका रंग बहुत हल्का होता है। ये कठोर और मजबूत सेल हैं। ग्रेनाइट इसी प्रकार की सेल का उदाहरण है। तो ग्रेनाइट कैसी है? एसिडिक इग्नियस रॉक है। ओके, अम्लीय आग्नेय चट्टान। क्षारीय आग्नेय सेलों में सिलिका की मात्रा अम्लीय सेलों से कम पाई जाती है। इनमें सिलिका की मात्रा 55% से कम होती है। ऐसी सेलों में लोहा और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इनका रंग गहरा और काला होता है। इन पर ऋतु अपक्षय बहुत प्रभाव पड़ता है। बसाल्ट और डोलेराइट क्षारीय सेलों के उदाहरण हैं। तो दूसरे में कौन सी याद कर लीजिए? बसाल्ट। ओके, तो अगर हम लोग जरा इसमें इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखें। आग्नेय सेल तप्त द्रवित पदार्थ मैग्मा अथवा लावा के ठंडा होकर जमने से बनी है। बाह्य आग्नेय सेल धरातल पर लावा के ठंडा होकर जमने से बनी है। बसाल्ट और गैब्रो इसके उदाहरण हैं। आंतरिक आग्नेय सेल धरातल के नीचे मैग्मा के जमा होने से बनी है। ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। ओके, ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। खनिज की परिभाषा जो हमने देखा, ठीक है, भूपर्पटी, ये ऊपर वाले क्वेश्चन है फर्स्ट वीडियो के, ठीक है। अब देखें हम लोग अवसादी चट्टान, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। देखिए, अगर आपको इसमें कोई सुझाव देना है चैनल के लिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सभी सुझावों का मोस्ट वेलकम रहेगा। ओके, साथ ही यदि आप और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कौन सा अवसादी, सेकेंड वाला अवसादी सेल है। पहला इग्नियस हमने कंप्लीट किया। इसको देखें कि इन सेलों की रचना अवसादों के निरंतर जमाव से होती है। ये अवसाद किसी भी पूर्ववर्ती सेल, आग्नेय, रूपांतरित या अवसादी सेलों का पर्वित मलबा हो सकता है। यानी ये चट्टान खुद अवसादी सेलों से पर्वित या किसी से अपर्दित मलबा हो सकता है, उन्हीं का फॉर्म हो सकता है। अवसादों का जमाव परतों के रूप में होता है। ओके, इसलिए इन सेलों को परतदार सेल भी कहते हैं, यानी स्ट्रेटा के रूप में होता है, ये याद रखिए। ओके, परतें। इन सेलों की मोटाई कुछ मिलीमीटर से लेकर कई मीटर तक होती है। इन सेलों की परतों के बीच में जीवाश्म भी मिलते हैं, क्योंकि देखिए ये क्या होते हैं, कहीं और जैसे ये अवसाद हैं, ओके, ये हवा नदियों के माध्यम से यहाँ से बहा कर के ले जाके कोई गड्ढा होगा वहाँ पे जाके डिपॉजिट किए जाते हैं। अब ये परत के रूप में होंगे तो यहाँ पे कुछ और खनिज या जीवाश्म भी इनके बीच में आएंगे, वो भी साथ में रॉक फॉर्मेशन में इनके तहों के बीच में आ जाएंगे। तो इनमें जीवाश्म भी होते हैं। ओके, जीवाश्म प्रायः से काल के पशु और पौधों के अवशेष हैं। ये अवशेष अवसादी सेलों की परतों में दबकर भार पड़ने के कारण ठोस रूप धारण कर लेते हैं। धरातल पर अधिकतर अवसादी सेलों का विस्तार मिलता है, परंतु ये सेलें कम गहराई तक ही मिलती हैं। सेलों से पहले अनेकों कण टूटते हैं और फिर उन टूटे कणों को परिवहन के कारक बहता जल, अभी जो मैंने कहा था रनिंग वाटर, समुद्री लहरें, हिमानी पवन आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जब परिवहन के कारकों में इन कणों को ढोने की शक्ति में कमी आती है तो ये समुद्र, झील या नदी के शांत जल में अथवा अन्यत्र उपयुक्त स्थानों पर जमा हो जाते हैं। ढोकर लाए गए सेलों के कणों के किसी स्थान पर जमा होने की प्रक्रिया को अवसादन या निक्षेपण कहते हैं। ओके, ये भी आपके 3 नंबर पे मेंस वगैरह में 3 और 5 में पूछता है, निक्षेपण या अवसादन क्या कहलाता है। ओके, अवसादी सेलों का नाम अवसाद ढोने वाले कारकों और उनके जमाव स्थल के संदर्भ में रखा गया है। जैसे नदी है तो नदीकृत सेल, झील है तो सरोवरी सेल, समुद्र है समुद्रकृत सेल, मरुस्थल है पवनकृत सेल, हिमानी में हिमानीकृत सेल आदि। अवसाद प्रायः बारीक कणों से निर्मित मुलायम परत होती है ना।
प्रारंभ में ये बालू मिट्टी के रूप में होते हैं। कालांतर में यही पदार्थ भारी दबाव के कारण संयुक्त रूप धारण कर ठोस बन जाते हैं और अवसादी सेलों का निर्माण करते हैं। प्रारंभ में अवसादी सेलों का जमाव क्षैतिज रूप में होता है, बाद में चलकर भूपर्पटी में हुई हलचलों के कारण झुकाव पैदा हो जाते हैं। बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, शैल, चूना, लाइमस्टोन पत्थर और डोलोमाइट अवसादी सेलें हैं। ये एग्जाम्पल आप याद रखिए। ओके। परिवहन के विभिन्न कारक जैसे बहता जल, पवन, हिमानी अवसादों को अलग अलग आकारों में छांटते रहते हैं। विभिन्न आकार के अवसाद अनुकूल परिस्थितियों में पाकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कॉन्ग्लोमरेट इस प्रकार की अवसादी सेल का उदाहरण है। इस प्रकार की प्रक्रिया से बनी सेलों को भौतिक अवसादी सेल कहते हैं। पेड़ पौधों जानवर से प्राप्त जैविक पदार्थ के एकीकरण से बनी अवसादी सेलें जैविक मूल की सेल होती हैं। कोयला और चूना जो है पत्थर जैविक मूल के अवसादी सेल हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोल जो है और लाइमस्टोन, चूना पत्थर। अवसादों की रचना रासायनिक प्रक्रिया से ही संभव है। जल अपनी घुलन क्रिया के द्वारा सेलों से बहुत सारे रासायनिक तत्व ग्रहण कर अवसाद के रूप में जमा करता है। यही अवसाद कालांतर में सेल बन जाता है, जैसे सेंधा नमक, जिप्सम, सोरा आदि इसी प्रकार की सेलें हैं। देखिए हम लोग प्री मेंस दोनों के लिए कवर कर रहे हैं, प्लस अदर एग्जाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें भी देख रहे हैं। देखिए डीपली पढ़ेंगे आपका कोई भी एग्जाम फिर इजी में हो जाएगा। ओके। संसार के विशालकाय वलित पर्वत जैसे हिमालय, एंडीज आदि की रचना सेलों से हुई है। संसार के सभी जलोढ़ निक्षेप भी अवसादों के एकीकृत रूप से ही हुए हैं। तो ये सभी किससे हुई हैं? अवसादी सेलों से ही बने हैं। अतः सभी नदी द्रोणियों विशेषकर मैदान डेल्टा अवसादों के जमाव से बने हैं। इनमें सिंधु गंगा का मैदान और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे उत्तम उदाहरण हैं। अगर हम अवसादी सेल के बारे में फैक्ट्स देखें तो अवसादी सेलों की रचना अवसादों के ऊपर जमा होने के कारण फलस्वरूप हुई है। इन सेलों में परतें होती हैं तो इन्हें परतदार भी कहते हैं। जीवाश्म प्रागैतिहासिक काल के पेड़ पौधे अथवा पशुओं के अवशेष हैं जो अवसादी सेलों की परतों के बीच में दबकर ठोस रूप धारण कर लेते हैं। लास्ट वन देखते हैं हम लोग, रूपांतरित या कायांतरित सेल। ओके, इसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक। आई थिंक अब दोनों को दो प्रकार की रॉक क्लियर हो गई होंगी। ये थर्ड वन है। पर्वतीय प्रदेशों में अधिकांश सेलों में परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं। ये सभी सेलें कालांतर में रूपांतरित हो जाती हैं। अवसादी तथा आग्नेय सेलों पर अत्यधिक ताप या दाब पड़ने के कारण दो चीज़, हाई टेम्परेचर या प्रेशर हाई हो, ये दो चीज़ इसके लिए निर्माण के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अवसादी आग्नेय सेलों पर अत्यधिक ताप और दाब पड़ने के कारण रूपांतरित सेलें बनती हैं। उच्च ताप और उच्च दाब पूर्ववर्ती सेलों के रंग, कठोरता, गठन तथा खनिज संगठन में परिवर्तन कर देते हैं। जहाँ सेलें गर्म द्रवित मैग्मा के संपर्क में आती हैं वहाँ उनकी रचना में परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया को रूपांतरण या कायांतरण कहते हैं। रूप का अंतर, ओके, रूपांतरण यानी रूप का अंतरण, नया रूप धरना। इस प्रक्रिया द्वारा बनी सेल को रूपांतरित सेल कहते हैं। भूपर्पटी में मौजूद अत्यधिक ऊष्मा के प्रभाव से अवसादी और आग्नेय सेलों के खनिजों में जब द्रवों का पुनर्निर्माण अथवा रूप में परिवर्तन होता है तो उसे तापीय रूपांतरण अथवा संस्पर्शीय रूपांतरण कहते हैं। जब द्रवित मैग्मा अथवा लावा सेलों के संपर्क में आता है तो सेलों के मूल रूप में परिवर्तन ला देता है। इस प्रकार भारी दबाव के कारण सेलों में परिवर्तन होता है। दबाव के कारण हुए परिवर्तन को गतिक या प्रादेशिक रूपांतरण कहते हैं। स्लेट, नीस, सीस्ट, संगमर और हीरा रूपांतरित सेलों के उदाहरण हैं। हीरा भी इसमें शामिल है, याद रखिएगा ये। रूपांतरित सेल अपनी मूल सेलों से अधिक कठोर और मजबूत होते हैं। ओके, जैसे हम लोग देखें कुछ रूपांतरित सेलों के उदाहरण, जैसे चूना पत्थर अभी हमने देखा कौन सा है, ये अवसादी सेल है। ये जब रूपांतरित होता है तो किस में बदल जाता है? संगमरमर में, मार्बल में। जैसे डोलोमाइट, ठीक, डोलोमाइट क्या अवसादी है, ये भी चेंज हो जाता है किस में? संगमरमर में। बलुआ पत्थर सैंडस्टोन देखें तो ये अवसादी सेल का उदाहरण है जो क्वार्टजाइट में चेंज होता है।
सेल भी अवसादी है, ये चेंज होता है स्लेट में। ओके, इसी तरह यदि स्लेट का रूपांतरित सेल देखें तो ये फाइलिस्ट होता है। कोयला, ओके, कोयला अवसादी सेल है, इसका कौन सा रूप होता है? हीरा, रूपांतरित रूप। ग्रेनाइट का देखें आग्नेय सेल है, आग्नेय सेल से क्या बनती है? नीस, ये रूपांतरित है। फाइलिस्ट रूपांतरित सेल है, रूपांतरित से फिर रूपांतरित बनती है कौन सी? सिस्ट। ओके, तो ये टेबल आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ओके, तो संसार की विभिन्न प्रकार की रूपांतरित सेलें पाई जाती हैं। भारत में संगमर राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में मिलता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और कुमायूं क्षेत्र में विभिन्न रंगों की स्लेटें मिलती हैं, यानी कह सकते हैं यहाँ रंगीन मार्बल मिलता है। ठीक, सॉरी, स्लेटें हैं, रंगीन कलरफुल स्लेटें। इनके बारे में फैक्ट्स देखें तो रूपांतरित सेल की रचना अवसादी, आग्नेय या पूर्ववर्ती रूपांतरित सेलों पर भारी ताप और दाब के प्रभाव के कारण होती है। तापीय रूपांतरण वह प्रक्रिया जिसमें भारी ताप के कारण सेलों में परिवर्तन होता है। गतिक रूपांतरण सेलों का वह बदलाव स्वरूप है जो पृथ्वी की हलचलों के समय भारी दबाव के कारण होता है। तो गाइस, हम लोगों ने सेलों के तीनों प्रकार कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं सेलों का आर्थिक महत्व। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके मेंस का एक क्वेश्चन भी है। जो लोग MPPSC प्लस अदर PSC की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही UPSC, ओके, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, सीधे मेंस का क्वेश्चन कि सेलों के आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को आप डिफाइन करिए। तो देखते हैं इसे। मनुष्य पृथ्वी तल पर विविध क्रियाकलाप लंबे समय से कर रहा है। समय और तकनीकी विकास के साथ वह सेलों और खनिजों का विविध उपयोग करता रहा है। वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे ही मनुष्य की सुख सुविधाओं के लिए सेलों और खनिजों की उपयोगिता बढ़ती गई। सेलों के महत्व में, ठीक है, संक्षिप्त जानकारी हम लोग निम्न बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं मृदा। मृदा सेलों से प्राप्त होती है, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन। ओके, मृदा से मानव के लिए भोजन मिलता है। इसके साथ ही विभिन्न कृषि उत्पादों से उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। तो पहला पॉइंट कौन सा हो गया? मृदा। दूसरा देखें, भवन निर्माणकारी सामग्री सेलों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्त होती है। सेलों से ही सभी प्रकार के भवनों की सामग्री का एकमात्र स्रोत है, जैसे ग्रेनाइट, नीस, बलुआ पत्थर, संगमर और स्लेट आदि का मकान बनाने में भारी मात्रा में उपयोग होता है। ताजमहल जो है खुद आप देखते हैं किससे बना है? सफ़ेद संगमरमर से बना है। दिल्ली और आगरा का लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। भारत और विदेशों में भी स्लेट का उपयोग छतों के निर्माण में किया जाता है। ओके, तीसरा पॉइंट देखें, खनिजों के स्रोत के रूप में। तो खनिज आधुनिक सभ्यता की आधारशिला है। धात्विक खनिजों में मूल्यवान सोना, प्लेटिनम, चांदी, तांबा से लेकर एल्यूमिनियम और लोहा मिलता है। ये धात्विक खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। ओके, कच्चा माल। कई सेलों और खनिजों का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में होता है। सीमेंट उद्योग और चूना भट्टियों में कई प्रकार की सेलों और खनिजों का उपयोग तैयार माल करने के लिए होता है। ओके, ग्रेफाइट का उपयोग सुरमा और पेंसिल निर्माण उद्योग में भी किया जाता है। नेक्स्ट देखें, मूल्यवान पत्थर। तो विभिन्न प्रकार के रूपांतरित और आग्नेय सेलों से प्राप्त होते हैं। हीरा बहुत ही मूल्यवान पत्थर है, इसका उपयोग जवाहरात बनाने में होता है। ये रूपांतरित सेल है, हमने देखा तभी मेटामॉर्फिक रॉक है। इसी प्रकार दूसरे मूल्यवान पत्थर, ठीक है, पन्ना, नीलम आदि भी विभिन्न प्रकार के सेलों से प्राप्त होते हैं। ईंधन। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण खनिज ईंधन है। परमाणु ऊर्जा भी ईंधन के रूप में हमें विभिन्न प्रकार की सेलों से ही मिलते हैं। उर्वरक की सेलों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे फॉस्फेट उर्वरक फॉस्फेराइट नामक खनिज से मिलता है। संसार के कुछ भागों में फॉस्फेराइट खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, तो हमने 7 पॉइंट देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्हें आप नोट कर लीजिए। एक तो मृदा, दूसरा भवन निर्माणकारी सामग्री, तीसरा खनिजों के स्रोत, चौथा कच्चा माल, ठीक है, पांचवा देखा मूल्यवान पत्थर, छठवां देखा ईंधन फ्यूल एंड 7 देखा फर्टिलाइजर्स उर्वरक। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको गाइस समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग डिस्कस करेंगे अपक्षय क्या है। ओके, वेदरिंग, इसे क्या कहते हैं? वेदरिंग।
इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी मेंस का क्वेश्चन बनता है, प्लस पीटी में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, प्लस अदर एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।